एक लड़की जो लेस्बियन है, वो मायके में रहते हुए शादी करने से मना करती है। शादी हो जाती है जबरदस्ती। उसके बाद वो अपने पति को ठिकाने लगाना चाहती है, क्योंकि उसको अपनी रातें अपनी सहेली, जो गांव में ही उसकी एक सहेली है, उसके साथ गुजारनी है। इसलिए वो चाहती है कि मैं अपने पति को मार दूं, और ऐसे तरीके से मारूं कि जिससे कभी भी पुलिस पकड़ ना पाए। इसलिए वो पहले अपने पति का मर्डर करती है। मर्डर कर देने के बाद में उसके पूरी बॉडी के ऊपर से मांस को हटा देती है। और जब पूरी बॉडी के ऊपर से मांस हट जाता है, तो बॉडी की जो हड्डियां हैं उनको ग्राइंडर में पीस के चूरा करती है ताकि सबूत ना मिले। और जो बाकी का मांस है उसे अन्य अलग अलग टुकड़ों में रख के, पॉकेट में रख के, जो पॉलीथीन है पॉलीथीन में रख के अलग अलग जगह पे फेंक देती है। पुलिस को काफी समय बीतता है। ये केस आज भी चल रहा है। इसका आज भी कोर्ट में तारीख है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं है, और कोई भी इसका सीसीटीवी फुटेज नहीं है, फिंगरप्रिंट नहीं है, कोई भी पक्का सबूत इसमें नहीं है। लेकिन यह साबित हो चुका है कि पत्नी ने ही मर्डर किया है, लेकिन सजा अभी तक नहीं भुली। क्या है आज की कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने एक और क्राइम की कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, आपको सतर्क करना है। इस कहानी के लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिनका जवाब आप प्लीज देके जाइएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और कहानी ऐसी है जो रूह तक का कांप जाएगी। पूरी कहानी सुनते सुनते रूह कांप जाएगी। क्या ऐसा भी किया जा सकता है? कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की को अपनी रातें जो बितानी है वो पति के साथ नहीं, वो सिर्फ सहेली के साथ बितानी है। तो क्या है आज की कहानी? आज की कहानी है जोधपुर से। कहानी की जो मेन कैरेक्टर है जिसने पति का मर्डर किया, उसका नाम सीमा। दो बहनें और भी हैं इस कहानी में जो कैरेक्टर बन के आएंगी, बबीता और प्रियंका। जिस लड़के का मर्डर हुआ, कौन है वो लड़का? वो लड़का है चरण सिंह, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कृषि विभाग में। और जो इन तीनों बहनों का साथ दिया वो है भयाराम, एक्स फौजी, यानी कि फौज से रिटायर है या फौज में पहले रह चुका है, एक्स फौजी है। तो बात करते हैं सन 2013 की। जो ये चरण सिंह है, इनके माता पिता को एक लड़की की तलाश थी, क्योंकि बेटा जवान हो चुका था, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। जगह जगह लड़के देखते हैं, लड़कियां देखने के बाद सब फेल हो जाती हैं। अंतिम आके नजर टिकती है सीमा के ऊपर। सीमा पसंद होती है, सब कुछ पसंद आता है। सब पसंद होने के बाद में फैमिली डिसाइड करती है कि दोनों बच्चों को मिलवाया जाए, ताकि फ्यूचर में इनकी आपस में अच्छी जोड़ी बने। दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद में सब कुछ अच्छा रहता है, और वापस जाके जो चरण सिंह है, चरण सिंह के अपने माँ बाप से कहता है कि लड़की मुझे पसंद है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। दोनों की शादी होती है 2013 में ही, पूरे रीति रिवाज के साथ में। दुल्हन बनकर सीमा अपने ससुराल में जाती है। टाइम बीतता है, फर्स्ट नाइट आती है, सेकंड नाइट आती है। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जो सीमा थी वो अपने पति चरण सिंह को पास नहीं आने देती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती थी। हालांकि यहाँ पे ही चरण सिंह को अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब एक पत्नी और एक पति साथ में रहते हैं, एक रिश्ते में जुड़ते हैं, तो उसमें शारीरिक संबंध जरूरी है। और वो 4 महीने से नहीं बना रही है, 4 महीने से सुहागरात ही नहीं बनाई है उसने। जब भी वो नजदीक जाने की कोशिश करता, वो उसके साथ मिलन की कोशिश करता, वो या तो कोई बहाना बना देती, और बहाना नहीं बनाती तो उस दिन लड़ाई झगड़ा घर में शुरू कर देती थी। 4 महीने बीतने के बाद एक प्रथा होती है गोना। गोने में क्या होता है कि लड़की अपने घर जाती है, फिर लड़का लेके आता है दोबारा। तो ये कहती है कि देखो गोने का समय आ गया है, मैं जब वापस आऊंगी गोना करके तो मैं सब कुछ करूंगी, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी। सब बढ़िया से प्यार से विदा करते हैं। और फिर जब वापस लेने जाने का समय आता है, तो ये लड़की वापस नहीं आती, आने से मना कर देती है। परिवार वाले पूछते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहती तुम? तो लड़की कहती है कि लड़का मुझे मारता है, पीटता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। लेकिन परिवार वाले उसकी नहीं सुनते। जब परिवार वाले नहीं सुनते, तो उसके बाद में लड़की कहती है कि अगर आप मुझे जबरदस्ती भेजोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मर जाऊंगी। क्यों? उसके मन को पता था, परिवार वालों को नहीं पता था कि उसको जो रातें बिताने में मजा आ रहा है
वो एक गांव की ही लड़की है, उसके साथ रातें बिताने में मजा आता है, ना कि किसी पुरुष के। वो पति से जरा सी भी अटैच नहीं होती है, जरा सी भी उसे पति से कोई लगाव नहीं होता है। तो उसके बाद में ये समय बीतने लगता है, गोना लेने आने का समय होता है, तब काफी झगड़ा होता है, काफी लड़ाई झगड़ा कवासुनी इनके अपने परिवार में होती है। तो उस दौरान ये अपनी जो दो बहनें हैं इसकी, मैंने जैसे ही आपको बताया था, बबीता और प्रियंका। बबीता शादीशुदा है, प्रियंका अभी अनमैरिड है। तो बबीता और प्रियंका दोनों से सलाह मशवरा करती है कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़की से गांव में ही प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, और ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, मारपीट करता है घर पे, बहुत सारी कहानियां बनाती है। तो उसके बाद में ये कहती है ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे, बताओ क्या करना है। ये साथ देने के लिए तैयार इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती, हालांकि गलती बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी सी गलती एक चरण सिंह की भी थी। चरण सिंह जब भी ससुराल आता था, वो हमेशा हंसी मजाक हद से ज्यादा किया करता था दोनों सालियों के साथ में। कहते हैं जीजा साली का जो रिश्ता होता है वो हंसी मजाक का होता है, कोई इसे एक्सेप्ट करता है और कोई नहीं करता है, लेकिन चरण सिंह हद से ज्यादा किया करता था। इसलिए दोनों साली पहले से ही गुस्से में थी, तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि बताओ करना क्या है। तब ये सब मिलके एक प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के बाद कहते हैं ठीक है मर्डर तो हम तीनों मिलके कर लेंगे, लेकिन हमें एक बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक पुरुष की जरूरत जरूर पड़ेगी। यहां एंट्री होती है भयाराम की। भयाराम जो एक एक्स फौजी है, वो ये सब उससे बताती हैं सब बात, तो वो मना कर देता कि नहीं मैं मर्डर में साथ नहीं दूंगा। लेकिन कहते हैं कि लड़की के आंसू जहां गिरे वहां से कायनात पिघलना शुरू हो जाती है। आखिर ये उसे अपनी स्टोरी बताती हैं, दुख भरी दास्तान बताती हैं, उसे अनेकों किस्से बताती हैं अपने जो घर शादीशुदा जीवन था उस जीवन के, और वो बेचारा इनके आंसू देखकर, स्पेशली सीमा के आंसू देखकर वो पिघल जाता है, और वो कहता है कि चलो ठीक है, जब तुम्हें शादी में एक ऐसा राक्षस मिल गया है जो तुम्हें मारता है, पीटता है, तंग करता है, तो चलो उसको मैं ठिकाने लगवा दूंगा तुम्हारे साथ मिलके। तो इन सब जो काम चल रहा था, 2013 में शादी हुई थी, ये जो सब काम चल रहा था, ये इन सब काम को चलते 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 7 साल बीत जाते हैं। यानी कि जो ये प्लानिंग हुई इसको पूरी होने में, मर्डर होने में 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बाद समय आता है 2020। 2020 में जो ये सीमा है चरण सिंह को फोन करती है कि देखिए जी गलती तो हमारी है, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी मेरे मायके में नहीं बीत पाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लेने आए और मैं अपने ससुराल जाके अपना घर बसाना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद में चरण सिंह के दिल में खुशी आ जाती है कि चलो 7 साल बाद ही सही, अब तो घर बसने के लिए तैयार है, अब तो घर बस रहा है, क्यों ना बसा लिया जाए। तो घर बसाने के नाम पे ये उसके साथ में पूरी अच्छे से एक्टिंग करती है, जितनी अच्छी एक्टिंग की जा सकती है। वो कहता है ठीक है मैं लेने कब आऊं, तो वो कहती है कि ठीक है आप आज ही लेने आ जाओ, सुबह का समय है आज ही लेने आ जाओ। तो घर से बाइक उठाता है, घर वालों को बोलता है मैं पत्नी आना चाहती है, मैं लेने जा रहा हूं, आप लोग बीच में ना आए, और वो सीधे निकल जाता है पत्नी को लेने के लिए। तो घर पहुंचता है, अपनी ससुराल पहुंचता है। पहुंचने के बाद में वहां पे बातचीत होती है, चाय पानी पीने के बाद में ये पत्नी को लेकर निकलता है। लेकिन जैसे ये निकलता है तो बीच में ही पत्नी कहती है देखो मेरी जो बड़ी बहन है बबीता, मैं चाहती हूँ कि पहले हम उसके घर जाएं, क्योंकि वहां पे एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है, 7 साल का समय बीत गया है, तो 7 साल की दूरियों को कम करने के लिए, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है बबीता ने, मेरी बहन ने, तो वहां चला जाए। तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, शाम तक तो फिर भी घर चले जाएंगे, हम 2 घंटे वहां पे भी होके आ जाते हैं। तो ये सीमा को लेके बबीता के घर पे जाता है। बबीता के घर पे पहले से ही प्रियंका भी अवेलेबल थी, वो वहीं पे ही थी। और इसी बीच जब ये घर में एंट्री करता है तो सामने एक शख्स दिखाई देता है, ये वही शख्स है जो मैंने बताया भयाराम फौजी, एक्स फौजी। तो वहां पे बैठ के बातचीत होती है, सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और बातचीत के दौरान ड्रिंक शुरू हो जाती है, यानी कि दारू पीना शुरू होते हैं। जब सीमा दारू दे रही थी, पैक बना बना दे रही थी, तो उसमें पहले से ही नशे की दवाई मिलाई गई थी जो ये पीते ही बेहोश हो जाए। 1-2 पैक पीने के बाद में जो चरण सिंह है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना तगड़ा बेहोश नहीं हुआ था कि उसको मारा जाए, काटा जाए तो उसको होश ना आए।
यहाँ पे ये पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, जो बबीता और प्रियंका है ये दोनों एक दवाई ला के रखते हैं, एक इंजेक्शन ला के रखते हैं कि वो बॉडी में कैसे भी लगा दिया जाए। उसको लगाने के बाद में आदमी 3 से 4 घंटा, चाहे उसे मार ही क्यों ना दो, काट ही क्यों ना दो, होश नहीं आएगा। तो वो इंजेक्शन उनको दे दिया जाता है। देने के बाद में वो लोग उसको मारने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले उसका गला काटते हैं और गला काट के एक तरफ करते हैं शरीर से। उसके बाद में उसके हाथ पैरों को काटा जाता है और छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। पेट को और छाती को भी अलग किया जाता है, छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। पीस करने के बाद में ये जो लड़की है ये उसको ग्राइंडर करती है। जो हड्डी है, हड्डी को और मांस को भी अलग किया जाता है। मांस के को अलग करने के बाद में जो हड्डियां बचती हैं उनको ग्राइंडर किया जाता है। जब ग्राइंडर अच्छे से हो जाती है, चूरा बन जाता है। ग्राइंडर इसलिए किया गया था ताकि बाद में बॉडी मिले ही ना, क्योंकि मांस के टुकड़े और हड्डियां अलग कर दी जाएंगी, हड्डियां पीस दी जाएंगी, कहाँ क्या मिलेगा। अगर सड़क पे भी फिरा दोगे तो कुछ भी, जब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में उसको अलग अलग पॉलिथीन में भरना शुरू करते हैं। और जब उनको पूरे पीसीस को, पूरी बॉडी को पैक कर देते हैं, हड्डियां तो पीस चुकी थी, मांस के टुकड़े थे, लेकिन सर बचा हुआ था अभी भी। तो सर पीसना थोड़ा मुश्किल हो रहा था ग्राइंडर में, क्योंकि सर जो होता है वो थोड़ी सी हार्ड बोन बनी होती है, वो हड्डियां थोड़ी सी मजबूत होती हैं अदर पार्ट के मुकाबले। तो उसको ये ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसको एक येलो कलर के बैग में पैक करते हैं और पैक करके उसको भी रख देते हैं। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं, ये येलो कलर का बैग जो सीमा है ये अपने मायके से लेके आई थी। मायके में एक दुकान थी, वो स्पेशली प्रीमियम बैग बनाती थी, क्योंकि वो बैग हर किसी को नहीं दिया जाता था। जब कोई प्रीमियम वस्तु खरीदने आए तभी वो बैग उसको दिया जाता था। तो वो उस बैग में रखती है और लेके घर से निकल जाते हैं। वो एक नाले में बैग को डाल देते हैं और बैग जो सर पैक किया था बैग के अंदर, वो पहले प्लास्टिक में पैक किया गया था ताकि ब्लड बैग पे टच ना हो। उसके बाद में जो बाकी के हड्डियों का चूरा था उसको भी बिखेर दिया जाता है सड़क पे ही। और उसके बाद में जो मांस के लोथड़े बचे थे, इन्हें जहां भी कुत्ते दिखाई दिए, जहां भी जंगल दिखाई दिया, तो वहां वहां फेंकते चले गए, ताकि जो मांस के टुकड़े हैं उसे जानवर खा ले, नोच ले, वो भी किसी के हाथ ना लगे। ऐसा करते हुए ये जोधपुर से लगभग 150 किलोमीटर निकल जाते हैं। और जब ये 150 किलोमीटर निकल के आ जाते हैं और सारी चीजें फेंकते हैं, वापस घर आ जाते हैं। इधर शाम ढलती है, लेकिन चरण सिंह घर नहीं पहुंचता। घर वालों को थोड़ा सा परेशानी होती है। सुबह जाके एफआईआर कराई जाती है कि हमारा लड़का मिसिंग है, वाइफ को लेने गया था। पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंचती है वाइफ के घर पे, लेकिन कुछ करती नहीं, क्योंकि वो कह देते हैं कि वो यहां आया ही नहीं है। उसके बाद में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन उसी के अगले दिन, जिस दिन इन्होंने सर फेंका, उसी के अगले दिन कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि नाले की सफाई होने लगी, जिस नाले में सर फेंका था। जब सफाई हो रही थी तो सफाई कर्मियों ने देखा कि इसमें एक बैग पड़ा हुआ है। बैग को खोल के देखते हैं, बाहर निकालते हैं तो उसमें एक धड़ निकलता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, तुरंत पुलिस आती है। यहां पुलिस एक आइडिया लगाती है कि कुछ दिन पहले यहां एक दामाद है जो गायब हुआ था इसी गांव का, क्योंकि वो नाला जो था वो गांव का ही नाला था। तो इसमें ये दामाद जो गायब हुआ था, ये उसका तो सर नहीं है। तो सबसे पहले चरण सिंह के घर पे इन्फॉर्म किया जाता है। वो आते हैं और पहचानते हैं, बोलते हैं कि हाँ, डेड बॉडी तो हमारे बेटे की है, लेकिन बॉडी कहाँ है, सर ही सर तो है। तो लड़की के घर जाके दोबारा पुलिस पूछताछ करती है, वो कह देते हैं हमें नहीं बताया। लेकिन जो येलो कलर का बैग था, जो मैंने बताया प्रीमियम क्वालिटी का बैग था, वो हर किसी को नहीं दिया जाता था। उस बैग पे नंबर और दुकान का एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ था। बैग लेके पुलिस दुकान पे पहुंचती है, बोलती है कि ये बैग आपके यहाँ से बिका है? तो बोलते हैं हाँ, हमारे यहाँ से बिका है। तो उसके बाद में ये बैग को कहते हैं कि किसके यहाँ गया था, बता सकते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ, हम आराम से बता सकते हैं। 3-4 दिन पहले जो सीमा जी हैं, उनके घर पे ये बैग गया था, कुछ सामान उन्होंने खरीदा था, उस सामान के साथ हमने ये बैग वहां पे भेजा था। तो इतना सुनते ही पुलिस वापस सीमा के घर आती है, सीमा को अरेस्ट करती है और कई मेंबर्स और भी अरेस्ट होते हैं और पूछताछ शुरू होती है। तो जब दबाव बना के सीमा से पूछा जाता है तो सीमा सब कुछ जो बात थी वो बता देती है। वो कहती है कि दबाव बना के मेरे से शादी की गई, जबरदस्ती मेरे घर वालों ने मेरी शादी की थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी उस लड़के के साथ रहना। मुझे जो पसंद है वो मेरी सहेली पसंद है गांव की, मैं उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी, इसलिए मैंने ये मर्डर किया।
और साथ में जितने भी शामिल थे सभी का नाम उसने तुरंत बता दिया। अब मैंने जो शुरुआत में ही आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, तो ये सवाल मेरा है, सबसे पहला सवाल आप लोगों से। अक्सर हम देखते हैं कई लड़कियों की शादी माँ बाप ऐसे कर देते हैं जब उनकी मर्जी ही नहीं होती उस शादी को करने में, वो टाइम मांग रही होती है, वो टाइम ना देते हुए सीधे शादी कर देते हैं। तो जबरदस्ती शादी करने से क्या दो घर बर्बाद नहीं हो जाते? अगर ये शादी जबरदस्ती घर वालों ने ना की होती, इसमें मुजरिम कौन है? जो जहां से बीज गिरा, जो मेन बीज गिरा वो था शादी। वो शादी किसने कराई? परिवार वालों ने। कई जगह ऐसा भी होता है कि लड़के के भी दबाव बनाया जाता है कि तुम शादी कर लो, तो वो भी गलत है। क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां दोनों शख्स पूर्ण रूप से सहमत हो, तभी करनी चाहिए। मेरे नजर में सबसे मुख्य जो कातिल है वो लड़की के परिवार वाले हैं, ना कि लड़की। क्योंकि लड़की ने तो मजबूरी में कदम उठाया, शादी तो जबरदस्ती घर वालों ने की थी ना। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो हाल फिलहाल में केस चल रहे हैं उनके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।